हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, द मिनिमलिस्ट ने आपके लिए 4 सेक्शनल टेस्ट डिज़ाइन करे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इकोनॉमिक टेस्ट 1 जो कि 2 सितंबर को ऑलरेडी हो चुका है। अगर अभी भी आपके पास क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारे डाउट के लिए आप मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ये टेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना। ये इसका क्यूआर कोड है। मेन पर्पस जो इस टेस्ट का है इज जस्ट टू गिव यू डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, ताकि आप एक आत्मविश्वास के साथ एक अच्छी डायरेक्शन में मेहनत कर पाएं। और फर्दर हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। सारी क्वेश्चंस को ना मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है, ताकि पहले हम मनी सप्लाई के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर बैंक के, फिर डेप्ट और फाइनेंशियल मार्केट से, और फिर करंट अफेयर्स जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट के कौन से क्वेश्चंस हैं, और आपके इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से क्वेश्चंस हैं, और रिसेंट करंट अफेयर का इकोनॉमिक्स से चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद मनी सप्लाई। Questions from the money supply chapter. The first question: which of the following statement is correct for the transaction demand of money? ठीक, पहले हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी क्या है। एनसीईआरटी में आपकी 3 ट्रांजेक्शन ऑफ आपकी जो मनी है उसके 3 मोटिव गिवन है: ट्रांजेक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड और स्पेक्युलेटिव डिमांड। पहले समझते हैं ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी क्या है। इसमें आपके डेली परचेजेस आते हैं, जैसे कि कोई ग्रोसरीज आप बाय करते हैं राशन शॉप से, दूध, चाय पत्ती वगैरह एक्सेट्रा, तो ये डेली परचेज है, ठीक है, इसलिए इसे ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी कहते हैं। प्रिकॉशनरी इमरजेंसी फंड्स आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप उसमें कुछ पैसे रखते हो। वहीं स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है कि एग्जांपल कोई एसेट खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या कोई बॉन्ड्स खरीदने हो, ठीक। तो मेन जो इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्ट सेंसिटिव कौन है, ठीक है, यानी कि जिसको इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है। अगर आप ट्रांजैक्शन डिमांड पे बात करें, अब ग्रोसरी चाहे महंगी हो या सस्ती हो उनकी ज़्यादा, तो लेकिन आपको लेनी पड़ेंगी पड़ेंगी और प्रिकॉशनरी के लिए भी आप इसको एक्सक्यूज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं होता। वहीं स्पेक्यूलेटिव, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक लोन लेना है, ठीक है, आपको एक हाउस खरीदना है, आपको एक एसेट बनाना है, तो आप उसके ईएमआई जरूर चेक करेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो वो फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो भी आप स्पेक्यूलेटिव पैसा लगाएंगे तो वो हाईली सेंसिटिव होगा इंटरेस्ट रेट के, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और टोबिस ट्रांजैक्शन थ्योरी, डिमांड थ्योरी भी यही कहती है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव टू द ट्रांजैक्शन डिमांड, शोइंग इट्स बैलेंस लिक्विडिटी नीड्स विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, होल्डिंग मनी वर्सेस बॉन्ड, ठीक है, इस थ्योरी को याद रखिएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट करेगा। अभी हमने कहा ना कि ये नहीं करेगा, क्योंकि ये हमें डेली सामान के लिए हमें चाहिए होता है ट्रांजैक्शन डिमांड। तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट। यस, इट इज राइट। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि इसको भी इफेक्ट नहीं होता, इंटरेस्ट सेंसिटिव नहीं है। द थर्ड, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज अफेक्टेड बाय द प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। नहीं, इसका कोई लिंकेज नहीं है एक दूसरे में। वही ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। हाँ, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली राइट है। अगर हम इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें कि पांचों स्टेटमेंट में से बी स्टेटमेंट भी इंडिविजुअल राइट है, डी स्टेटमेंट भी इंडिविजुअल राइट है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है, बट अगर हम इकोनॉमिक्स की टोबिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएं जो इंटरेस्ट सेंसिटिव है, तो इसका ऑप्शन बी होएगा। और ऐसे क्वेश्चन में आपको जब चूज करना हो तो बेस्ट आंसर के लिए जाएं, इसलिए इसका आंसर बी है। Second question: which of the following statement correctly differentiate narrow money M1 from broad money M3 in the Indian economy? ठीक, पहले हम समझते हैं कि M1, M2, M3, M4, M0 ये मनी किस तरीके की होती है, कौन सी नैरो है, कौन सी ब्रॉड है, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। द फर्स्ट मेजर M0 ये आपकी रिजर्व मनी होती है, इसको हम हाई पावर मनी भी कहते हैं। ये सिंपली आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन, और जो भी बैंकर्स का डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास है, या कोई भी डिपॉजिट आरबीआई के पास है, इसलिए आपका एम नॉट होता है, M0 भी कहते हैं। M1 आपकी होती है नैरो मनी। नैरो मनी में आपका क्या आएगा, जो आप डिमांड डिपॉजिट करते हो ना बैंक के अंदर अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, जो आपके पैसा पड़ा होता है, उसको हम यूजुअली M1 कहते हैं। वहीं M2 को क्या होता है, M1, यानी कि M1 को प्लस
जो सेविंग आप करते हो, जो आपके अकाउंट में पैसा होता है विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक, बस पोस्ट ऑफिस बैंक इसमें याद रखिएगा। M3 आपका होता है ब्रॉड मनी, जब ब्रॉड मनी का मतलब होता है आपका M1, ठीक है। और इसके साथ जब आप टाइम डिपॉजिट कर देते हो विद बैंक, टाइम डिपॉजिट का मतलब जैसे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट हो गया, FD हो गई, RD हो गई, तो ये सब आपका टाइम डिपॉजिट में आता है, ठीक। वहीं M4 का मतलब होता है M3, ठीक है। M3 को भी प्लस करना है, प्लस टोटल डिपॉजिट जो आपके सेविंग बैंक में भी है, फॉर एग्जांपल आपके और आपका पोस्ट ऑफिस में है, ठीक। यानी कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी जो टाइम डिपॉजिट है ना, वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम लिक्विडिटी तरलता की बात करें कि कौन सा पैसा ज़्यादा लिक्विड है, M0 क्योंकि वो हाईएस्ट लिक्विड है, M1 वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू M2, M3, M4, क्यों? क्योंकि ये आपके सेविंग अकाउंट में है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद करिए, जब आप बैंक में पैसा डालते हैं, अगर आपको एकदम पैसा निकालना है तो आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे। अगर आपको कुछ टाइम बाद उसको यूज़ करना है तो आप FD में करेंगे, और FD अगर आपको फिर पैसा चाहिए तो आपको FD ब्रेक करनी पड़ेगी, फिर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होगी? जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा। इसलिए M1 की ज़्यादा है, तो जैसे ही ये बढ़ता जाएगा और ये लिक्विडिटी घटती जाएगी। वहीं अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि पैसा ज़्यादातर किस वे में स्टोर किया जाता है, M0 लोएस्ट है, ठीक है, और M4 हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका FD आ गई, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा हो गया, तो ज़्यादातर आप तो FD वगैरह में पैसा रखेंगे ना, सेविंग अकाउंट में तो हम उतने ही पैसे रखते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। इसलिए तो एक बाय एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। नैरो मनी इंक्लूड्स फिजिकल करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, व्हाइल ब्रॉड मनी इंक्लूड्स नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट। अभी हमने पढ़ा ना, इट इज करेक्ट। एंड बी नैरो मनी हैज हायर लिक्विडिटी, ज्यादा लिक्विडिटी, हाँ अभी हमने देखा। एंड डे टू डे ट्रांजेक्शन ब्रॉड मनी हैज लोअर लिक्विडिटी इंक्लूड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, यस इट इज राइट वन। ब्रॉड मनी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, इकोनॉमी इंक्लूडिंग सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, जो भी देखा ना टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट में ही आता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? डी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव सारे स्टेटमेंट राइट हैं। अनदर क्वेश्चन, एज्यूमिंग, क्वेश्चन नंबर 26 पे आए हैं, एज्यूमिंग दैट इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ स्पेंडिंग इंक्रीजेस, ठीक, स्पेंडिंग का लेवल इंक्रीज हो गया है, बट सिचुएशन आपको गिवन है, बस समझिएगा, बट द क्वांटिटी ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशन, यानी कि जो पैसा जो सर्कुलेशन में है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि स्पेंडिंग बढ़ रही है लेकिन पैसा कांस्टेंट है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि एक समय के अंतराल, ठीक है। अब एक बाय एक स्टेटमेंट को इसको समझेंगे, फिर इसमें आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे। पहले वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है ना, एक स्पीड होती है, ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, इसका मतलब यही वेलोसिटी इज द सर्कुलेशन ऑफ द मनी, मेजर्स हाउ फास्ट मनी इज चेंजिंग इन हैंड्स, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ, यानी कि आपने यहाँ से कुछ खरीदा, फिर इसने यहाँ को कुछ दिया, फिर यहाँ से कुछ लिया, फिर आगे ट्रांसफर पैसा होता गया, ठीक है। ये वेलोसिटी है, चेंजिंग हैंड्स इन अ गिवन पीरियड, तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी की डेफिनेशन है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि आप ध्यान से पढ़िए, द टोटल बैंक क्रेडिट हैज फॉलन कंसिडरेबली। भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना, अगर बैंक का क्रेडिट फॉल कर जाएगा तो कैसे आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज होगी? ये तो स्पेंडिंग रिड्यूस होएगी ना। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है तो आप खर्चा कम ही करोगे ना, तो इस हिसाब से है। और अनदर ऑप्शन, हाइपर इन्फ्लेशन हैज सेट इन द इकोनॉमी, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल महंगाई दर 50% से बढ़ चुकी है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में तो दोनों इंक्रीज होंगे ना, राइजिंग मनी एंड राइजिंग मनी सप्लाई, नॉट जस्ट हायर स्पेंडिंग। सिर्फ हायर स्पेंडिंग से काम नहीं चलेगा, मनी सप्लाई का भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में तो हमें गिवन है, ठीक है, कि कांस्टेंट है, ठीक है, मनी सर्कुलेशन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वही नेशनल आउटपुट फॉलिंग, भाई अगर आउटपुट फॉल होता है तो इसका मतलब क्या है? स्पेंडिंग डिक्लाइन हुई है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो डायरेक्ट आपका डायरेक्ट आंसर एक पहुंच सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी हैज इंक्रीज, ठीक, जिसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसेट, ठीक है, और लायबिलिटीज ऑफ द RBI
अब हर एक बैंक के कुछ एसेट्स होते हैं, कोई लायबिलिटी होती हैं, लायबिलिटीज मतलब जो उनको देना होता है, ठीक है। अब आप समझती हैं कि लायबिलिटीज क्या है आरबीआई की। फर्स्ट, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, जो कि आपके पास हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, वो उनकी लायबिलिटी है। आप देखिएगा ना कि एक नोट पे क्या लिखा होता है। गवर्नर प्रॉमिस करता है ना कि जैसे 100 रुपए नोट, अब एग्जाम्पल कोई भी नोट लीजिए, उस पर लिखा होगा आई प्रोमिस टू दी पे बीरर दी, क्या दी अमाउंट, जैसे कि 100 रुपीज देगा गवर्नर, ठीक है। इस सब पे लिखा होता है, एक प्रॉमिस होता है बाय द गवर्नर। और एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे कि जिस नोटबंदी हुई थी तो 2,000 रुपए के नोट गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, तो आपने क्या करा था, तो उसमें तो गवर्नर के साइन थे कि भाई वो तो मनी गवर्नर ने आपको देना ही है, तो आपको आपको डिपॉजिट कर लिए थे बैंक के अंदर, ठीक है। तो इसलिए करेंसी, तो ये आपकी लायबिलिटी है आरबीआई की। वहीं बैंक डिपॉजिट, बैंक में कोई भी बैंक का कोई डिपॉजिट होगा, सीआरआर, एसएलआर, जिसको आगे हम पढ़ेंगे भी मॉनेटरी सप्लाई में भी चैप्टर में, तो वो भी बैंक डिपॉजिट है, वो भी लायबिलिटी है। गवर्नमेंट डिपॉजिट, हाँ गवर्नमेंट ने कुछ पैसा जमा करा है तो आपको उसको लायबल हो उसको देने के लिए। ऐसे ही कैपिटल एंड रिजर्व फंड्स एंड अदर लायबिलिटीज, आराम से इस टेबल को पढ़िएगा। और एसेट्स क्या हैं बैंक के, अब लायबिलिटी तो हमने देख ली, एसेट क्या है उसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, और बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स, जो कि लार्जेस्ट भी पार्ट ऑफ एसेट है आरबीआई के। और लोन, आप किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो अब वो तो आपके लिए एसेट ही है ना, यानी कि, और हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी है, हम उसको चुकाना है। तो आरबीआई तो लोन देता है टू दी गवर्नमेंट, तो इसका ये एसेट हो गया। वही फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है, और गोल्ड रिजर्व्स भी हैं, एंड लोन्स एंड एडवांसेस टू दी बैंक्स इन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, ये इसके एसेट्स हैं। वन बाय वन इसको देखते हैं, चारों स्टेटमेंट को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एडवांसेस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द आरबीआई एसेट। अभी हमने पढ़ा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सेक में ट्रेजरी बिल्स वगैरह होती हैं, ये लार्जेस्ट होती हैं, हाँ ये होती हैं। करेंसी नोट्स इन द सर्कुलेशन आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी इन द आरबीआई बैलेंस शीट। यस, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नर को हाँ ये पैसे देने हैं जो बस करेंसी है। डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई आर कंसिडर्ड लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई, ठीक, हाँ ये भी है। डिपॉजिट तो कोई भी हो तो वो तो बैंक को हमें देना ही है, क्योंकि हमने वो डिपॉजिट किया है। वही ऑप्शन डी आप देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि लोन, ठीक है, टू द फॉरेन गवर्नमेंट, किसी फॉरेन गवर्नमेंट को दे दिया, फॉर्म्स अ मेजोरिटी ऑफ आरबीआई लायबिलिटी। भाई कब से लायबिलिटी हो गया लोन, लोन तो एसेट होना चाहिए ना, अभी हमने पढ़ा ना, एसेट होता है ये लोन, ठीक। तो आप जैसे ही, अगर आपको डायरेक्ट भी इस आंसर पे पूछ सकते थे, अगर आप डी को एलिमिनेट करें, देखिए इन चारों ऑप्शन में, ए बी सी डी में, ऑल ऑफ दी अबव डी आया, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, डायरेक्ट आप ए पे भी पढ़ सकते, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इजी है, एलिमिनेशन यहाँ पे वर्क करती है। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस द मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली टू, ठीक है, यानी कि मेन गोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, इज इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग, ठीक, जो कि इन चारों ऑप्शन में से बी इज द करेक्ट आंसर। बस समझते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, कहती क्या है। जो जो करंट इन्फ्लेशन जो टारगेट होता है, यानी कि जो महंगाई दर जो टारगेट करनी है, उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, वो कहता है कि इसको हम 4% मेंटेन करेंगे विथ टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%, यानी कि कभी 2% बढ़ सकता है या 2% घट सकता है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये रेंज करती है बिटवीन 2 to 6%, और ये इफेक्टिव है सिंस 2016, ठीक। Another question of monetary policy is the most effective when investment spending is, ठीक, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया है कि किस कि क्या होगा तब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक, और क्या होगा जब आपके पास डिमांड ऑफ मनी होगी, ठीक। इलास्टिक का मतलब यहाँ पे है लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं तो आप आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ही प्रेफर करेंगे, यानी कि जब मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप किसके लिए जाएंगे, अगर लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो आपकी इन्वेस्टमेंट हाँ इलास्टिक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे। वहीं जो डिमांड ऑफ मनी है, जो आपको जो एकदम डिमांड चाहिए होती है मनी की, वो इन इलास्टिक है, क्योंकि एकदम तो आप किसी के कैश के लिए भागेंगे नहीं ना। इसलिए इसका आंसर ए है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस यहाँ से ही पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट में। ये वे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक है, क्योंकि ये डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट, अभी हमने पढ़ा ना यही सेम टू सेम। व्हेन द डिमांड ऑफ मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इवन व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, एकदम घट भी गए, पीपल डू नॉट होल्ड फॉर द कैश बट स्पेंड एंड इन्वेस्ट मोर, सपोर्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस। यही कुछ एग्जाम्पल से भी गिवन है, आप इनको आराम से देख के पढ़ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन ये है सीआरआर और एसएलआर पे, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेड होते हैं अंडर दी आरबीआई। ठीक। और सीआरआर और एसएलआर एक्चुअली ये ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए आए, ठीक है, तो बैंक उस 100 रुपए में से कुछ सीआरआर निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल 20 उसने रुपीस रखे सीआरआर और एसएलआर के लिए, वहीं 80 रुपीस वो यूज करे अपने किसके लिए, लोन के लिए। इसमें एग्जाम्पल सीआरआर यूजुअली कम होता है, एग्जाम्पल 4%, एसएलआर आपका होता है 16%। फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये वेरी करते हैं। ठीक। मेन पर्पस यही होता है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़े, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन एज अ कैश, लेकिन सीआरआर को आपको कैश में मेंटेन करना है, किसके पास, आरबीआई के पास। वहीं एसएलआर को आपको कैश भी चलेगा, अब गोल्ड चलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि टी बिल्स वगैरह हो गए, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। ये सीआरआर किस लिए होता है, कंट्रोल द मनी सप्लाई। और एसएलआर बैंक सॉल्वेंसी, यानी कि एकदम उसको आप मेंटेन नहीं करेंगे और आपको बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये सॉल्वेंसी के लिए काम आता है। मेंटेन बाय आरबीआई विद द बैंक इटसेल्फ ओनली इन कैश, अभी हमने पढ़ा ना। और सीआरआर पे ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। वो एसएलआर पे थोड़ा बहुत होता है, कुछ परसेंट, वो डिपेंड करता है। ये इम्पैक्ट लैंडिंग पे करता है, हाँ इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ एसएलआर पे करता है, बट इस पे कुछ ना कुछ मिलता है इंटरेस्ट। और सेटलमेंट बाय द आरबीआई, दोनों आरबीआई से होते हैं, और आप इनको नहीं मेंटेन करेंगे तो आप पिनलाइज होंगे। ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है सीआरआर इज मेंटेन्ड विद द आरबीआई इन द कैश ओनली, अभी हमने पढ़ा। while एसएलआर इज मेंटेन्ड बाय द कैश इन द कैश गोल्ड सिक्योरिटीज, यस इट इज द राइट ऑप्शन। और बाकी ऑप्शंस में इन स्टेटमेंट्स को ही चेंज करके पूछा गया है। एग्जांपल, सीआरआर इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं, अब हमने पढ़ा ना कैश। बोथ सीआर मेंटेन ओनली इन कैश, नहीं, एसएलआर तो ऑप्शंस और भी हैं, गोल्ड बी की भी है। और सीआरआर इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ये अप्लाई होता ही होता है। ठीक। अनदर क्वेश्चन ऑन द सीआरआर, ऐसा क्वेश्चन ना एचसीएस में पूछा गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द सीआरआर बाय द 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि आरबीआई ने सीआरआर की दरें घटा दी। ठीक है, अब उसी सब लॉजिक को जो भी आपने समझा ना, उसको दिमाग में लाइए कि लोअरिंग द सीआरआर, जैसे अगर आप सीआरआर घटा रहे हैं, द अमाउंट ऑफ फंड बैंक कैन लेंड, ठीक है, ये बढ़ जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, सीआरआर, मान लीजिए मैंने कहा ना वह 100 रुपए हैं मान लो बैंक के पास, अगर उसमें से मान लीजिए 4% भी अगर सीआरआर रिजर्व हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये घटेगा तो ज़्यादा ही पैसे तो आपके पास लोन के लिए होंगे ना बैंक के पास, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। इन रिडक्शन इन द सीआरआर, अगर आप घटा रहे हैं तो अब इसका मतलब क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है ना कि बैंक सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर सीआरआर घटेगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैं सीआरआर इज डिक्रीज, अगर सीआरआर घटेगा तो बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री राइज, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर सीआरआर घट रहा है तो बैंक लोन रेट इंक्रीज क्यों करेंगे, फिर तो वो कोई लोन लेगा नहीं इंडस्ट्रीज, ठीक है। और वहीं फोर्थ स्टेटमेंट, आरबीआई रिड्यूसेस द सीआरआर टू कर्ब द एक्सेसिव लैंडिंग बाय द बैंक, नहीं, उल्टा होता है इसके, इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन इज ए।
अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी मल्टीप्लायर इज आर करेक्ट। पहले समझते हैं मनी मल्टीप्लायर का बेसिकली इतना ऐसा मतलब है कि इंडिकेट हाउ फास्ट द मनी सप्लाई विल ग्रो फ्रॉम द बैंक्स लैंडिंग एक्टिविटी, बैंकिंग की लैंडिंग एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और ये मनी मल्टीप्लायर बढ़ता कैसे है, आपकी बैंकिंग हैबिट से, आप उसको आप डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, ठीक है। और अगर फैक्चुअल डेफिनेशन पर जाए, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ M3 बैंक जनरेट विद ईच रुपी ऑफ M0 अवेलेबल टू देम। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इन डेफिनेशन से अच्छा आप यहाँ समझिए। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। उस कुछ रिजर्व्स उनको रखने पड़ते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10% रिजर्व्स रख लिए, ठीक है। यानी कि 10 रुपये रिजर्व में गए, तो 90 रुपये किसके लिए हैं, लोन के लिए हैं। तो आगे मतलब ये मार्केट में यूज होगा। अब यही 90 रुपये दोबारा लौट के आएंगे दूसरे बैंक के पास, ठीक। बैंक फिर उसमें से 10% रख लेगा, यानी कि 9 रख लिए, फिर 81 फिर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये जो सारी जो चीजें होंगी ना, बार बार ये जो सर्कल रिपीट होगी, यानी कि मनी मल्टीप्लायर। ये सब कैसे होगा, अगर आपकी बैंकिंग हैबिट होगी पॉपुलेशन की, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा सर्कुलेट करेगा और ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक। अब वहीं फर्स्ट में आपको गिवन है, एक डेफिनेशन गिवन है बाय फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय CRR, जैसे कैश रिजर्व रेशो, CRR जैसे हम कहते हैं, और करेंसी डिपॉजिट रेशो, ठीक, ये गिवन है। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, एन इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशो, यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशो बढ़ जाएगा, दिस इज द मनी मल्टीप्लायर, ठीक। अब ना एक बारी आप ये देखिए, मान लीजिए आपको इन दोनों क्वेश्चन में से नहीं पता, सो मनी मल्टीप्लायर भी नहीं पता आपको, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ एलिमिनेशन की ट्रिक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो करेंसी डिपॉजिट रेशो, यानी कि एक चीज बढ़ेगा दूसरी चीज घटेगी। और वहीं ये सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशो, और ये बढ़ा देगा मनी मल्टीप्लायर। ये तो तब होता है ना जब आपका मनी मल्टीप्लायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CDR, यानी करेंसी डिपॉजिट रेशियो को, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, 1/CDR। तो पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट एक जगह ठीक नहीं हो सकती, तो आपका C ऑप्शन एलिमिनेट, D ऑप्शन एलिमिनेट, अब बच गए ये दोनों ऑप्शन, ठीक। और आपके पास अब सी जो स्टेटमेंट है, अब उसको ध्यान से, मनी मल्टीप्लाई शोज हाउ मच ब्रॉड मनी, ठीक है। ब्रॉड मनी नैरो मनी पढ़े थे ना, याद करिए उसको। फ्रॉम अ यूनिट चेनी मॉनेटरी बेस अज्यूमिंग द स्टेट पब्लिक बिहेवियर, हाँ ना, कि वो आपकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक। हायर हायर सीआरआर लीड्स टू हायर मनी मल्टीप्लायर, अगेन वही यही कंसेप्ट, यहीं से भी एलिमिनेशन हो सकता है। ए और डी में देखो कि हायर सीआरआर बढ़ा दोगे तो मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा। भाई यहाँ तो ये गिवन ही है ना, ये भी एलिमिनेट होएगा। तो आपको डायरेक्ट भी आप आंसर पूछ सकते थे, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली मल्टीप्लाई का तो आप मतलब समझ चुके, बैंकिंग हैबिट होनी चाहिए, तो उससे ये इंक्रीज करता है लिक्विडिटी को, मार्केट को, ठीक। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, और क्वेश्चंस इस पे ही पूछा गया है यूपीएससी में भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, इस टॉपिक को याद रखिएगा। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके पास दो टूल्स होते हैं, एक टूल होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है वो कंट्रोल करता है वेयर मनी गोस, यानी कहाँ मनी जा रही है, किस स्पेसिफिक सेक्टर में जा रही है। और क्वांटिटेटिव कहती है कि हाउ मच मनी इज देयर, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इनको आराम से पढ़ते हैं। मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे गिवन है, जिसको आप आराम से इसको अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सीआरआर हमने डिस्कस कर लिया, एसएलआर हमने डिस्कस कर लिया, रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कि आरबीआई देता है शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक वाया रेपोस। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है ना, वो एज ए कोलेटर रखी जाती हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा होता है, कि रेट एट विच आरबीआई यहाँ पे बोरो करता है फ्रॉम द बैंक्स। क्यों ये इसलिए करा जाता है कि जब ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो ये इसलिए करा जाता है, ठीक। और इसी का ही एक टाइप है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। आरबीआई यहाँ पे कुछ बाय और सेल करता है। उसी तरह अ, अब हम समझते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ये कौन से टूल्स होते हैं। इसे ये प्रॉपर एक सेक्टर के लिए होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग,
यहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी कुछ सेक्टर्स को आपको इतना परसेंट लोन देना है या इतना परसेंट लोन देना है, ठीक है। वो होते प्रायोरिटी, देखो नाम से ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है ना। मॉरल सुएशन यानी कि आरबीआई कुछ परसुएट करती है कि आप ये करो। डायरेक्ट एक्शन में पिनल मेजर्स होते हैं। उसी तरह आप इन दोनों टूल्स को याद करिएगा और समझिएगा। और विच हम क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं कंट्रोल द ओवरऑल मनी सप्लाई, ठीक है, वाइल क्वालिटेटिव रेगुलेट्स द डायरेक्शन। हाँ, क्वालिटेटिव डायरेक्शन के लिए होते हैं ना कि इस सेक्टर को इतना देना है, उस सेक्टर को इतना देना है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है। आइए और ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। सीआरआर इज द क्वालिटेटिव टूल, नहीं, सीआरआर क्वांटिटेटिव है, यानी कि वो तो कुछ परसेंट वाइज होता है, हमने पहले भी देखा था। मॉरल सुएशन वो है क्वांटिटेटिव, नहीं, ये क्वालिटेटिव है। वहीं एसएलआर कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट फॉर सिलेक्टिव लैंडिंग, नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो आपका राइट स्टेटमेंट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड स्टरलाइजेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये टर्म काफी बार यूज करी जाती है, द हिंदू के आर्टिकल्स में भी आता है, आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। ये एक्चुअली ये ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हम करते हैं ना जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव टूल जो जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हमने भी देखा भी है, उसमें ना लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बाय कर लेगी सिक्योरिटीज, जब देनी होगी तो उसको सेल कर देगी। तो सिंपली इसका ये आंसर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये भी न्यूज़ में भी है, और क्योंकि 2025 की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, उसमें कुछ एक्सपेंड करा गया है पहले से ज़्यादा कुछ सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एजुकेशन में। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को मेनली टारगेट करती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ये सेक्टर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, नेक्स्ट दी फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है, ये सेक्टर है या नहीं है। वहीं आपको ये कुछ मेजर चेंजेस है, इनको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किस सेक्टर को कितना जा रहा है अप्रोक्स, ठीक। मैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए कौन से सेक्टर इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बैंक्स टू एलोकेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल लैंडिंग टू सेक्टर्स कंसिडरेबल क्रूशियल बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। ये तो इसकी डेफिनेशन ही है, अभी हमने समझी। The sectors under the PSL include agriculture, MSME, education, housing, renewable energy। अभी देखा ना हमने, यहाँ पे था ना ये सारे सेक्टर्स। ये भी राइट स्टेटमेंट है। PSL टारगेट ओनली टू द पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉट टू द प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, ऐसा नहीं है। ये और प्राइवेट के बैंक्स में भी है और फॉरेन बैंक्स में भी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। जैसे ही आप 3 को एलिमिनेट करेंगे, ये आपका ऑप्शन आ जाना था, डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते थे। Another question about the liquidity adjustment facility and the MSF marginal standing facility। एक्चुअली जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, इसका ही सबसेट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आइए इसको एक समझते हैं डीप। कंपोनेंट्स क्या है इसके, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, अभी हमने देखा ना कि ऑपरेशंस, और एमएसएफ भी इसका पार्ट है। और बोरिंग फैसिलिटी एमएसएफ में रेपो रेट और ये एलएएफ की आता है। पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और एमएसएफ होता है सिर्फ ओवरनाइट के लिए स्पेशली, ये और एलएएफ है ओवरनाइट टू 14 डेज। ये इसका मेजर डिफरेंस है, यहाँ ओवरनाइट टू 14 डेज है, यहाँ सिर्फ ओवरनाइट है। और इंटरेस्ट रेट आपके इसी पे डिपेंड करता है, और एमएसएफ का इंटरेस्ट रेट हायर होता है, ठीक है। क्योंकि एकदम इमरजेंसी में कुछ चीज़ चाहिए होते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा में ही मिलेगी, आपको पता ही है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल आप आइडिया भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। अवेलेबिलिटी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे आपके एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, ये सब, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर है इंक्लूड्स द रेपो एंड रिवर्स ऑपरेशन एंड एमएसएफ। हाँ, डायरेक्ट टैब हमने पढ़ा, एलएएफ का पार्टी है एमएसएफ, ठीक। अनदर क्वेश्चन अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना कि वो इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं कुछ परसेंटेज वाइज, 2% टू 6%, ठीक है। और अब हम इसे करेंगे इस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आरबीआई एक्ट 1934, एक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, मैनेज इन्फ्लेशन, अभी हमने डीपली पढ़ चुके हैं इसको। कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन, आरबीआई गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर है,
और आपके 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई बोर्ड। ठीक है, वो 3% जो इसके अंदर होते हैं ना, वो तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिनकी स्पेशल नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड द बैंकिंग सेक्टर। और टर्म ऑफ ऑफिस 4 ईयर्स, और इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती, ये याद रखना। ठीक है, और एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर क्वार्टरली ये मीटिंग करते हैं। इनका कोरम कोरम मतलब कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। एक बार जब मीटिंग होगी मिनिमम 4 मेंबर्स। और ये इनको डिसीजन मेकिंग, जैसे गवर्नर हैज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, टाई हो जाएगा तो गवर्नर वोट करेगा, कास्टिंग। ठीक, ये कुछ आपको पढ़िएगा आराम से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम आराम से देखते हैं। एमपीसी हैज अ 6 मेंबर बॉडी, अभी हमने पढ़ा ना, 3 उनकी तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से, ये करेक्ट है। The members have 4 year terms and cannot be reappointed. Yes, it is right. MPC decisions are made by the majority and the casting vote किसका होता है? गवर्नर का होता है। जब टाई होगा ना, जब एमपीसी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। भाई इंडिपेंडेंटली कैसे होगा? आप तो 3 मेंबर्स आपके गवर्नमेंट में हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन आप जैसे फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर आ जाता है ए। अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो बैंकिंग के ऊपर होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैंकिंग रिफॉर्म्स by the various committees. Nachiket Moore Committee recommended the financial inclusion and business correspondent, while Usha Thorat Committee proposed small finance bank for undeserved area. ठीक, वही नरसिम्हा राव कमेटी फोकस्ड ऑन रिस्ट्रक्चरिंग द बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, बट फोर्थ स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिएगा, ऑल ऑल फोकस्ड मेनली ऑन प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऐसा नहीं था। यही इसको मेनली एलिमिनेट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसका मेन पर्पस ये था ही नहीं। ठीक है, जैसे आप फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे आप डायरेक्ट आंसर पहुंच सकते हैं। और लेकिन मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्म किया है, इस टेबल को आराम से पढ़िएगा। इसमें मेजर कमेटीज गिवन है, उनके ईयर गिवन है, उनकी रिकमेंडेशंस गिवन है। जैसे उषा थोराट कमेटी स्पेशली फॉर रूरल एरियाज के लिए था, फाइनेंशियल के लिए। वहीं नचिकेत मोर कमेटी हो गया आपका पेमेंट सिस्टम के लिए। इनको आराम से पढ़िएगा, इस टेबल को रिवाइज कर लीजिएगा अपने अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक, द फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, जो अभी हमने पढ़ा था ना जी, क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक, उसको रिड्यूस करा गया है 75 to 60%। ये करंटली अपडेट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और एन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रूवल फॉर द यूनिवर्सल बैंक। यस, इट इज ऑल्सो राइट। अब यूनिवर्सल बैंक किसे कहते हैं, अभी हमने इसको यहाँ पे समझिए। यहाँ पे इस मेरे पोर्शन में गिवन है कि जिसकी मिनिमम नेट वर्थ 1000 करोड़ है ना, वो इंक्लूड हो जाएंगे वो जो शेड्यूल बैंक आपके यूनिवर्सल बैंक में। थर्ड स्टेटमेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन नाउ ऑफर ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना ऑप्शन में देख क्या लिखा है, इमीडिएटली, कि एकदम वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी ऐसे वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड हो, उनको उन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, वो एलिमिनेट होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, आंसर इज ए। और यहाँ पे मैंने गिवन है स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और पेमेंट बैंक। ठीक है, इसका टेबल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनमें बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट अपडेट हुआ है इसका। और 75% को यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, 60% अभी ये गिवन है ना, यहाँ पे जून 2025 में ही ये हुआ है। अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पेमेंट बैंक्स इन इंडिया, द पेमेंट बैंक्स कैन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं अप टू 2 लाख पर कस्टमर। यस, इट इज राइट। दे कैन इशू डेबिट कार्ड्स बट कैन नॉट गिव लोन्स। हाँ, ये लोन नहीं दे सकते, इशू कर सकते हैं। ठीक, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वॉन द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2025। ठीक, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये मेन प्रोसेस इसके लिए था ही नहीं, तो इसलिए इसको एलिमिनेट करो, ए इज द करेक्ट आंसर। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे ना पहले भी HCS ने क्वेश्चन पूछा, तो ध्यान रखिएगा। इस बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस पे काफी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में भी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है
कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैनेज अपॉइंटमेंट। इसका मेन मकसद क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। एंड इट रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ CEOs इन होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक बट डज नॉट हैव द पावर टू रिमूव देम। ठीक, और BBB जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, नहीं, क्योंकि ऑटोनोमस है। जैसे आप 3 को एलिमिनेट करते हैं, हाँ, और ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो में, वो चेंजेस ये हैं कि अब ये रिप्लेस हो चुका है बाय द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक, बाय द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर आए थे, ये याद रखिएगा। ये अब इसमें चेंज हो चुके हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है FSIB से। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन है, आर द NBFC दैट हैव सर्टेन क्राइटेरिया। एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसके लिए आपको ई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ NBFC MFI। यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें ना कहीं अब इसको चेंज आए हैं, रिसेंटली अपडेट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एटलीस्ट 85% ऑफ एसेट्स आर क्वालिफाइंग एसेट, इसको घटा के अब 60% कर दिया गया है। पहले 85% था, फिर मार्च में 2022 में इसे 75% करा गया, फिर 60% करा गया। वहीं दूसरी बात कि लोन्स आर गिवन टू द रूरल हाउस होल्ड विद एनुअल इनकम 1.25 लाख, इसको भी इंक्रीज किया गया है, इसको अब 3 लाख कर दिया गया है फॉर ऑल। तो ये भी स्टेटमेंट में चेंजेस है और ये भी स्टेटमेंट में चेंजेस है। वो वहीं आपका जो मैक्सिमम लोन है ना, अमाउंट है, ये आपका डिपेंड करता है आपकी एनुअल इनकम पे। ठीक है, और इसको भी चेंज है। तो इस जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप ई ऑप्शन के लिए जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इसलिए इसको ऐड किया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई रखिएगा। बेसल 3 नॉर्म्स का मेन जो पर्पस होता है, एक्चुअली ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस पे होते हैं। RBI भी इनके कुछ डायरेक्शंस फॉलो करता है, आगे हम कोर्सेज में देखेंगे भी। और मेनली के काम है स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का। इनकी ना कुछ टर्म्स गिवन है, जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। इनके डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, जो डेटा इंपॉर्टेंट होंगे वो आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। मतलब ये टर्म्स याद रखना, कैपिटल एडुकेटरी रेशियो और कंजर्वेशन बफर, ये इससे लिंक होते हैं बेसल 3 नॉर्म से। ठीक, बस इतना सा इसको आइडिया रखिएगा। अदर क्वेश्चन विद रेफरेंस टू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो कि अभी अपने बेसल 3 में पढ़ रहे थे ना, वही बाय द RBI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें ना आपको मेंटेन करना पड़ता है कि मिनिमम लेवल ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। ठीक है, याद रखना, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। ठीक है, ताकि आपका कैश आउटफ्लो मेंटेन हो पाए 30 डेज के लिए। इसका एम होता है टू एंश्योर दैट द बैंक्स आर सफिशिएंट लिक्विडिटी ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस। मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल की एकदम नीड आ जाती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेटर होता है। ठीक है, इट इज यूज टू इवेल्युएट द एसेट क्वालिटी, नहीं, एसेट क्वालिटी के लिए नहीं, मेनली लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होता है। थर्ड को आप ऐसे एलिमिनेट करेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गिवन है, आराम से पढ़ भी सकते हैं। With reference to the contingency buffer, risk buffer under the Reserve Bank of India revised economic capital framework। ठीक, इसमें कुछ चेंजेस अभी रिसेंट भी आए हैं, आइए इनको समझते हैं। पहली बात तो याद रखिए, बिमल जालन कमेटी, इसका याद रखना, इससे रिलेटेड है ये। ठीक, और ये CRB है ना, ये रिव्यूड होती है एवरी 5 ईयर। ठीक, और फिजिकल ईयर जो FI है, इसको फिजिकल ईयर कहते हैं। 2024-2025 तक जो है उसको फिक्स कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 7.5%। ये फैक्ट याद रखिएगा। और जैसे आप इसमें जाएंगे, आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन में पहुंच सकते हैं 1 और 3। ठीक, प्रीवियसली ये कम था, अब इसको 7.5 कर दिया गया, बस ये मेजर चेंजेस है अप टू डेट। अनदर क्वेश्चन, मास्टर डायरेक्शंस ऑन द विलफुल एंड द लार्ज डिफॉल्टर्स। इस पे HCS ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो एक बारी हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? जो बोरोवर और गारंटर जिसके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो 25 लाख का होता है ना, वो आएगा विलफुल कैटेगरी में। और वहीं जो अमाउंट ऑफ 1 करोड़ आ जाएगा, वो लार्ज डिफॉल्टर में चला जाएगा। ठीक, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, वो मैंडेटरी नहीं होती, वो प्री कंडीशन होती है, वो डिपेंड करता है ऑफिसर्स पे।
तो इसकी जो मेन जो 4 स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इस डायरेक्शन से ही उठाई गई हैं इन 4 स्टेटमेंट को। आइए वही पढ़ लेते हैं। नो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ़ॉल्टर, आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू कमिटी, शो कॉज़ नोटिस, ये सब चीज़ें ये देते हैं। फेलियर टू एनफोर्स एग्री इक्विटी डिस्पाइट कैपेसिटी इन ग्राउंड ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन से ही आप इसको ऑप्शन को देख लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट है। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स आर बार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, हाँ, वो तो उनको बार्ड करा ही जाएगा ना, उनको मना करा ही जाएगा कि भाई अब तुम नहीं कर सकते, ठीक है। पर्सन्स ऑन द विलफुल लिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, हाँ, उनको हम अच्छी ये जो पोजीशंस हैं इन पे कैसे बिठा सकते हैं, ये भी लॉजिकली भी आप इस स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। वहीं आपको मेनली 5 एलिमिनेट करना है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट मस्ट नहीं है ये, ठीक। अगर अभी ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 25 आया है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, अभी एक्ट में तब्दील नहीं हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये जो तीनों बातें इस बिल्कुल करेक्ट है इसकी। द बिल इंट्रोड्यूसेस अ क्रेडिटर इनिशिएटेड आउट ऑफ कोर्ट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, बस एक बार पॉइंट को देख लीजिएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्रुप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर द कंपनीज अंडर कॉमन कंट्रोल, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस लॉ फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले पॉइंट को। हाँ, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसी करेक्ट है। अभी ये बिल है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इस पे अभी रिसेंटली भी यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, आपकी शायद 2024 में 2023 में पूछा था, हाँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि ये एजेंसीज प्रोवाइड फॉरवर्ड लुकिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ओपिनियंस अनलाइक द क्रेडिट ब्यूरोज दैट प्रोवाइड हिस्टोरिकल डेटा। ये जो फर्स्ट पॉइंट इसको आराम से पढ़िएगा, ये डिफरेंशिएट करता है क्रेडिट ब्यूरोज को, एजेंसीज को, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, सीआरएस आर रजिस्टर्ड विद द सेबी, कौन से सेबी से रजिस्टर्ड है, ये सब है। बट ना ब्रिक वर्क में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अभी सेबी ने, इन बात को याद रखिएगा कि ऑल सेबी रजिस्टर्ड सीआर एक्सेप्ट द ब्रिक वर्क, ठीक। द थर्ड पॉइंट को याद रखें, सेबी मैंडेट सीआरएस टू डिस्क्लोज रेटिंग क्राइटेरिया मेथोडोलॉजी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसीज, यस इट इज ऑल्सो राइट। तो चारों स्टेटमेंट राइट है, बस ये याद रखें कि ब्रिक वर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, ठीक। अदर क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एचसीएस ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था 2024 में, हाँ, तो इसलिए, और अभी रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ये फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं, इनको लाया गया है, तीनों ही पैरामीटर्स हैं। कैपिटल एजुकेसी रेशियो, जो भी हमने बेसल 3 नॉर्म्स में देख रहे थे ना, उसमें वही टर्म है, हाँ, इसको आपको करना पड़ेगा। लेवल ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो एनपीए जो लोन होता है ना, एक कुछ एक्सीड करता है कुछ सर्टेन डेज से, तो उसको एनपीए में क्वालिफाई होता है, आराम से देखिएगा इस टर्म को। और वो भी 2 ईयर के लॉसेस को भी आपको शो ऑफ करना है, ठीक। तो दिस इज द करेक्ट आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द शेयर्स एंड द बॉन्ड्स। रिसेंटली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, एचसीएस के द्वारा भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, तो 38th क्वेश्चन है ये, कि ये क्वेश्चन आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में बात करता है, और एक्चुअली बॉन्ड्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स जिसे हम कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये इस क्वेश्चन में है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू इस पे आ चुका है। इट हैज़ हैव लोअर कूपन रेट ड्यू टू द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक्चुअली ये है बॉन्ड, बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी यानी कि शेयर में, बट याद रखना इट हैज़ लोअर कूपन रेट, ठीक है ना, ये इसकी कंडीशन है। वहीं बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं हैव अ प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर के पास ज़्यादा प्रायोरिटी है शेयर होल्डर में एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। जब क्लेम करना होता है मनी का, तो ज़्यादातर बॉन्ड होल्डर्स के पास ज़्यादा पावर होती है, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स, ठीक। वही इक्विटी और शेयर्स जो होते हैं ना, उनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती, ठीक है। वही बॉन्ड का तो मतलब ही नाम से ही पता लग रहा है कि बॉन्ड, तो उसके पास फिक्स मैच्योरिटी होती है, पीरियड होता है। वहीं शेयर्स के पास ऐसा नहीं होता है। एंड बॉन्ड जो होते हैं ना एग्जिबिट लोअर रिस्क, वहाँ लोअर रिस्क होता है, फिक्स एक इनकम भी होती है, फिक्स शेयर वो, वहीं इसके अंदर लो रिस्क होता है और लो रिटर्न होती है। वहीं शेयर के पास ये ज़्यादा होते हैं, और ओनर को भी कौन होते हैं, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, बॉन्ड होल्डर कभी ओनर नहीं होते।
और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर जनरली हैव अ लोअर कूपन रेट ड्यू टू द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी। यस, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसकी डेफिनेशन यही है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। एंड द बॉन्ड होल्डर्स हैव द प्रियोरिटी ओवर द शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन बट डू नॉट हैव अ ओनरशिप राइट। अभी हमने समझा ना कि बॉन्ड होल्डर के पास ओनरशिप नहीं होती, लिक्विडेशन में इनका प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक, इक्विटी शेयर्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी, नहीं, बॉन्ड के पास फिक्स मैच्योरिटी होती है। और वैसे ही आप जैसे थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे ना, आप डायरेक्ट आंसर भी आ सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, एलिमिनेशन से आ सकते हैं। पढ़ लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, बॉन्ड टिपिकली एग्जिबिट लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न्स, यस, एज कंपेयर टू शेयर्स। इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट। एक्चुअली दो मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है। इस टेबल से समझते हैं, इस टेबल को आराम से पढ़िएगा, ये टेबल मैंने आपके लिए यहाँ फॉर्म कर दी है ताकि आप इसको आराम से रिवाइज कर सके। जो मेन जो डिफरेंस होता है मनी मार्केट में, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है अप टू 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म के लिए हम कैपिटल मार्केट में जाते हैं। नाम भी है ना, कैपिटल, कैपिटल लॉन्ग टर्म, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो कि काफ़ी यूज़ हैं होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, इस ओवरनाइट ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे आपके मनी मार्केट में आते हैं। वहीं शेयर, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड आपके कैपिटल मार्केट में आते हैं। और रिस्क किस के फैक्टर होता है, लोअर रिस्क होता है मनी मार्केट में एंड हायर रिस्क होता है। और यहाँ पे लो एंड स्टेबल रिटर्न्स होती हैं, वही पोटेंशियली हायर रिटर्न्स होती हैं। आराम से इस टेबल को पढ़िएगा। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट। ये इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस ये देखो, ये ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर, यानी कि इनमें से कोई एक सही है, कोई दो सही है। ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि 1 ठीक है, 1 पॉइंट ठीक है, 2 पॉइंट ठीक है, 3 पॉइंट ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है स्टार्ट हुआ ना 2023 में ना, यूपीएससी ने पीवाईक्यू जब उसका प्रीलिम्स आया तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ना इसी फॉर्म में फॉर्म करे गए, तो उसी को कॉपी करते हुए एचसीएस ने भी 2024 का जो उनका प्रीलिम्स आया, काफ़ी ऑप्शंस ऐसे बनाए गए। एक्चुअली इससे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन नहीं होती, क्योंकि अगर डायरेक्ट 1 2 3 4 हमें गिवन होता तो हम एलिमिनेट करके आंसर में पहुंच सकते थे। बट यहाँ पे रैंडमली पूछ लेगा कि कोई भी दो ठीक हो सकते हैं, कोई भी एक ठीक हो सकता है। तो आइए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट में है। ठीक है, कैपिटल मार्केट यानी कि मोर देन 1 ईयर। ठीक, कॉल मनी मार्केट तो होगा नहीं, वो तो ओवरनाइट में होता है। ठीक है, तो और ट्रेजरी बिल भी नहीं होगा, तो ट्रेजरी बिल तो हमें पता है कि वो लेस देन 100 डे, वो लेस देन होता है ईयर के। तो इसका आंसर स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है। और डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये गिवन है कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ठीक, कैपिटल मार्केट में, और आपका स्टॉक मार्केट है पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये गिवन है। इसको स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड, और इसको कैट बॉन्ड भी कहते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में है। द हिंदू में भी 1-2 महीने पहले इस पर एक आर्टिकल आया था, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये बॉन्ड काफ़ी न्यूज़ में है, और रिसेंटली आपको पता ही है कि कितने सारे कैटास्ट्रॉफ आ रहे हैं। कैटास्ट्रॉफ को मतलब जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, और रिसेंटली आप देख रहे हो कि हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है, तो उसमें ये बॉन्ड्स काफ़ी फायदेमंद रह जाते हैं, क्योंकि इसमें ना जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, आर रिस्क लिंक्ड सिक्योरिटीज ट्रांसफरिंग डिजास्टर फ्रॉम रिस्क इशूअर्स लाइक गवर्नमेंट और इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स। यानी कि इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है, अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर होता है तो आप उनको वो वहाँ से फंड हो जाता है। अगर डिजास्टर नहीं होता तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट भी उनको रिटर्न मिलता है। तो इसलिए ये इनको बॉन्ड्स को कैट बॉन्ड कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड। अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी है ये काफ़ी, और आप देख सकते हैं अगर आपने कैट बॉन्ड लिया हो और आप ऐसे एरिया में रह रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इफ अ प्रीडिफाइंड कैटास्ट्रॉफ इवेंट, अर्थक्वेक, साइक्लोन एक्सेट्रा अकर्स, इन्वेस्टर में लूज अ पार्ट। हाँ, इन्वेस्टर तो लूज करेगा, क्योंकि भाई जब कोई आ जाएगा ऐसा इवेंट, लेकिन जब नहीं करेगा तो सारा रिटर्न उनके पास जाएगा, इन्वेस्टर के पास। तो ये काफ़ी फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स आर रिस्क लिंक्ड, ठीक, सिक्योरिटीज डेट ट्रांसफर्स डिजास्टर रिस्क फ्रॉम इश्योर्स लाइक गवर्नमेंट और इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है।
If a predefined catastrophic event such an earthquake, cyclone occur, may lose part or all of the invested principal which is the use for post disaster relief. हाँ, क्योंकि रिलीफ के टाइम पे तो यही यूज करा जाएगा ना। और ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये हमेशा याद रखना। एक किस, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहा है तो वहाँ स्पेशल मेंशन होगा बॉन्ड के अंदर कि इतने मैग्नीट्यूड पे अगर आएगा तो ही आपको इतना अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक मेंशन भी होता है इन बॉन्ड्स के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट, कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स हेल्प रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन कम करता है, क्योंकि एकदम मान लीजिए ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा फिस्कल बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि वहीं से पैसा आ जाएगा। इसलिए इसको अच्छा ही माना जाता है। इंडिया इज एक्सप्लोरिंग these bonds to enhance the disaster resilience in considering the South Asian regional initiative for managing ट्रांस बाउंड्री डिजास्टर रिस्क। एक्चुअली साउथ एशियन कंट्रीज है ना, तो वहाँ पे अब आप देख सकते हैं आजकल काफ़ी साइक्लोन्स आ रहे हैं, काफ़ी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो उस वहाँ भी ये एक इनिशिएटिव्स अच्छे रहेंगे। तो यही सब बोला जा रहा है। तो मेनली ये चारों स्टेटमेंट ठीक है, आपकी सी इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले ये जानते हैं कि ये ये फंड एक्चुअली ना 3 टाइप्स में होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है कि कौन से एग्जांपल्स किस कैटेगरी में लिंक करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इसमें सोशली इकोनॉमिकली डिजायरेबल सेक्टर्स होते हैं। एग्जांपल कि कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज भी ना फंड करती हैं। वेंचर कैपिटल फंड आपने सुना होगा, एंजल फंड सुना होगा। ये इन्वेस्टर्स, ये स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इस टाइप का जो भी हो कैटेगरी 1 में होगा। कैटेगरी 2 में होगा इन्वेस्ट इन प्राइवेट इक्विटी एंड डेब्ट विदाउट इंसेंटिव। ठीक, और प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फंड ऑफ फंड, इस तरह के फंड होंगे यहाँ पे, ये याद रखिएगा, फंड ऑफ फंड्स। और की फीचर्स क्या होंगे, इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज। कौन सी कंपनी, अनलिस्टेड। ठीक है ना। कैटेगरी 3 इसमें आते हैं जब आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए हो और हाई रिस्क भी होता है, इसको हम हेज फंड भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सब करते हैं, कैटेगरी 3 में आता है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम इसकी देखते हैं कि AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। यस, दे आर द सेबी 2012 एंड कैन ओनली रेज, यहाँ ध्यान रखिएगा, कैन ओनली रेज कैपिटल थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, वो भी जनरल पब्लिक इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती ना, तो ये प्राइवेट के लिए होता है, तो राइट स्टेटमेंट है। यूजुअली ओनली ज़्यादातर हमें गलत मिलता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है। कैटेगरी 2, सॉरी कैटेगरी 1, AIF typically invest in the sector with positive economic spillovers and receive incentives from the government। हाँ, गवर्नमेंट में इंसेंटिव करती है। क्यों करती है कैटेगरी 1 को? क्योंकि अभी हमें बताया ना कि वो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए फंड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, अब इसमें वेंचर और एंजल फंड आते हैं ना एग्जाम्पल कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 3 जो आते हैं आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग लीवरेज और बोरिंग बियॉन्ड ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। ये रॉन्ग है। कैटेगरी 3 तो आपके हेज फंड है, तो इसमें ये होता ही है। जैसे आप 3 को एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर ए है। अनदर क्वेश्चन, ये सेबी पे और आरबीआई पे क्वेश्चन है। लेट्स अंडरस्टैंड तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेबी एंड द आरबीआई। द फर्स्ट एस्पेक्ट कि इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1992 में हुआ सेबी का। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहीं आरबीआई ना 1935 में आया था, लेकिन नेशनलाइज्ड कब जो हुआ ना 1945 में। ठीक, प्राइमरी रोल क्या होता है, रेगुलेटर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन कैपिटल मार्केट, अभी हमने देखा ना। सेंट्रल बैंक रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक्स, करेंसी एक्सेट्रा। मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई के अंदर होती है, हमने पढ़ चुके हैं अभी। मेनली इनकी ऑटोनॉमी देखो, ये अंडर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आरबीआई इज ऑटोनोमस, लेकिन है ना, बट अपॉइंटमेंट जो होती है ना गवर्नर की और सम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होता है, तो इसको डायरेक्ट ऑटोनॉमी बॉडी हम नहीं कह सकते। ठीक, और इनका रोल्स पढ़िएगा और आराम से इनके फंक्शंस पढ़िएगा, जब आपके पास टाइम हो आराम से, मैं टेबल गिवन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। SEBI has the power to regulate and register intermediaries such as stockbrokers, merchant
इन म्यूचुअल फंड्स, यस, बेसिक डेफिनेशन ही है इसकी। ये सो करता है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल टू फॉर फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ हमें पता है। रेगुलेशन ऑफ बैंक्स और एनबीएफसी, हाँ ये इसके, और ये सब फाइनेंशियली इंटरमीडियरीज हैं, ये सारी इसके अंदर आती है, आरबीआई के अंदर ही आ रही है। सेबी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आरबीआई ऑपरेट्स ऑटोनॉमस बॉडी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये तो गलत है ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट में अभी हमने देखा ना कि गवर्नमेंट का रोल होता है, तो थर्ड को आप एलिमिनेट करें, थर्ड को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर ही बोल सकते हैं। 1 to 4, देखिए फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़िएगा। आरबीआई हैज अथॉरिटी टू इशू द करेंसी इन इंडिया एंड मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यस इट इज राइट। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द हरियाणा सेक्शन। हरियाणा से जो क्वेश्चन है, मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं आपके रिसेंट जो बजट पेश हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, और रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। हरियाणा में जो मेजर स्कीम्स हैं उसको इन क्वेश्चंस में कवर किया है, या बजट की स्पीच में कुछ वर्डिंग्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी स्कीम स्पेशली मुख्यमंत्री से स्टार्ट होती है ना, या प्रधानमंत्री से स्टार्ट होती हैं स्कीम सेक्शन में, उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हरियाणा's डिपार्टमेंट फ्यूचर, ठीक, इसके बारे में खुद श्री नैब सिंह सैनी जी ने डिस्कशन किया है, मुख्यमंत्री जी ने। और इट यूजेस द टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड द क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यस इट इज फॉर द एआई। इट फोकस प्राइमरी ऑन द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस, नहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको एलिमिनेट करिए आप 2 को। और इट एम्स टू कोऑर्डिनेट क्रॉस सेक्टरल strategies for sustainable development, yet is it right? It's an initiative to achieve the Haryana's vision of 2047 goals, yes it is right। अगर 2 को एलिमिनेट करते हैं, द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्कीम, मुख्यमंत्री जल संचय योजना, ठीक, ये योजना जो है ये इनकरेज करती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वहीं स्टेटमेंट बी, ये डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी सोलर पावर को, इसमें कहीं भी सोलर पावर का मेंशन नहीं है स्कीम में, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। टू मॉडर्नाइज द लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम फॉर वाटर सेविंग, यस वाटर सेविंग के लिए है, मेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है इसका पर्पस। टू एश्योर द वाटर सप्लाई फॉर द इंडस्ट्रियल जोन, भाई इंडस्ट्रियल जोन के लिए स्पेशल स्कीम के क्यों लाया जाएगा, जब मेन इसका काम ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो लॉजिकली भी अब इसको एलिमिनेट कर सकते हो स्टेटमेंट को भी। एंड ई स्टेटमेंट, टू प्रमोट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द वाटर कंजर्वेशन एफर्ट, यस इट इज राइट। तो आंसर आपका है ए सी ई, सी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन 2025, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2100 टू वुमेन एज 23 ईयर्स एंड अबव, यस इट इज राइट। और इसमें कौन एलिजिबल है? जिनकी जो फैमिली इनकम है बिलो है 1 लाख से। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन आर एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट, यस इट इज राइट। वुमेन ऑलरेडी रिसीविंग द पेंशन अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 2100 से अबव अगर आपको मिल रही है तो आप उस स्कीम से एक्सक्लूड हो जाते हैं डायरेक्टली, इट इज राइट। स्कीम विल कवर ओनली अनमैरिड वुमेन रिसाइडिंग इन हरियाणा फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। अभी तो हमने देखा ना कि बोथ मैरिड एंड अनमैरिड अलाउड है, तो ये इसको एलिमिनेट करें। अगर आप जैसे ही ई को एलिमिनेट करेंगे, द आंसर इज ए बी सी डी। और ई स्टेटमेंट को यहाँ से भी थोड़ा पढ़िए, बिकॉज द स्कीम कवर्स बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, ठीक है, बट फॉर जो मैरिड हैं उनके जो हस्बैंड है मस्ट बी ना हरियाणा रेजिडेंट, वो भी 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। अनदर स्कीम, हरियाणा बुनियाद प्रोग्राम, ठीक, इट इज स्टार्टेड इन 2023 to improve the foundational knowledge of 9th and 10th graders for competitive exams. It is correct statement. It trains about 6,000 students annually. Yes, it is right. Will start offline classes in the Gurugram, the Hisar, the Kurukshetra, Panipat. Yes, it is right. Exclusively for engineering student. ये तो actually आप उसको eliminate भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये started for the 9th and 10th के लिए, तो कहाँ से ये इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस आएंगे? तो 4th को जैसे ही आप एलिमिनेट करो, डायरेक्ट आपका फिर भी आंसर आ सकता था अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता होती तो। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना, यानी कौशल यानी कि स्किल से रिलेटेड हो गई ये स्कीम।
It offers an internship opportunities with a monthly honorarium of 10,000 to 2,000 final year graduate postgraduate student. Yes, it is right. The scheme exclusively targets students from the engineering and the technical stream. ठीक, अभी हम देखेंगे इसको. इट एम्स एट रिड्यूसिंग द स्किल गैप. हाँ, रिड्यूस तो करेगा ना स्किल गैप, क्योंकि मेन फोकस इसका क्या है कि क्वेश्चन समान है. ठीक है. द इंटर्नशिप्स आर लिमिटेड टू स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई ओनली. नहीं, ये ये रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है. ठीक है ना. तो इसमें आपको दो स्टेटमेंट अभी करेक्ट हैं, 1 एंड 3. ठीक है, क्योंकि ये आपकी ओन इंडस्ट्रीज को भी वैलिड करती है. तो फोर्थ इज द रॉन्ग एंड द सेकंड वन इज रॉन्ग. तो आंसर आपका आता है 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट की. इसमें भी हमेशा याद रखें, जो पीएम नाम जिसके आगे प्रीफिक्स यूज होता है ना, वो तो आपको स्कीम्स जो जो न्यूज में वो जरूर करनी है. द फर्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना. इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर. यस, इट इज राइट. कैश बेनिफिट अंडर द स्कीम इज गिवन 3 इंस्टॉलमेंट. अभी चेक करते हैं कि वुमेन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल द स्टेट गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर द स्कीम. भाई ये नहीं होंगी, क्योंकि जो खुद एम्प्लॉयड है उनको ये स्कीम क्यों देंगे, क्योंकि गरीब वर्ग को देंगे ना, जिनको ज़्यादा जरूरत है. ये स्कूल की सरकारी नौकरियां हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसको क्यों करेंगे. तो थर्ड को एलिमिनेट करिए. द ऑप्शन इज 1 एंड 2. ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ भी गिवन भी है हरियाणा मुख्यमंत्री. ये इनका मेजर डिफरेंस है. ऐसे मेजर डिफरेंस ये है, जो हरियाणा वाली जो हमने मातृत्व सहायता योजना पढ़ी थी, उसमें प्रोवाइड बेनिफिट फॉर सेकंड चाइल्ड के लिए है, ओनली इफ इट इज अ सन. ठीक है, ओनली. ठीक है, कोई सेकंड वन. और वहीं जो ये पीएम मातृत्व है, इसमें ये ओनली किसके लिए, गर्ल के लिए है, जब सेकंड चाइल्ड होगा. ये इसका मेजर डिफरेंस है दोनों का, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेशनल फूड ऑयल मिशन पॉलिसी. ठीक, जो नेशनल मिशन है, जो जो 10 साल के लिए हैं या रिसेंट में आए हैं, उनको याद रखिए. एचसीएस ने भी ऐसे मिशंस पे क्वेश्चन पहले पूछे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ फ्रेम किया गया. द मिशन एम्स टू इंक्रीज डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन. ठीक है, बाय 72%, क्योंकि हम अपना मेजर जो ऑयल है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई. अंडर दिस मिशन मोर देन 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स विल बी डेवलप्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. ये सही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी तो कैसे इतना बड़े स्केल पे हम कर पाएंगे. तो लॉजिकली भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है. जैसे ही आप 2 को एलिमिनेट करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं. ओनली 1, 3 एंड 4. द क्वेश्चन ऑन द मुद्रा स्कीम. ठीक है, ये मुद्रा स्कीम जो है, ये इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये रीफाइनेंस स्कीम है. ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है बैंक्स को, जैसे कि एनबीएफसी भी हो गए, इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हो गए, जो फर्दर लैंड करती है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को. ठीक, वो भी विदाउट द कोलेट्रल, यानी कि बिना किसी कोलेट्रल के. एंड ये याद रखना कि ये डायरेक्टली पे आउट नहीं करते इंडिविजुअल्स को, बिकॉज ये रीफाइनेंस स्कीम है. ठीक, वहीं इसके अंदर स्पेशल कैटेगरी है, तरुण कैटेगरी, जिसकी लिमिट बढ़ाई गई है, और वो भी उन बोरोवर्स के लिए जिन जो ना रीपे कर चुके हैं. जैसे एग्जांपल इज स्पेसिफिकली अवेलेबल टू बोरोवर्स हु हैव प्रीवियसली अवेल्ड एंड सक्सेसफुली रीपेड लोन्स. ठीक है, जिन्होंने पहले इसको यूज किया है और सक्सेसफुली अपना लोन का अमाउंट भी चुकाया है, तो उनके लिए ये स्पेशल है, ये तरुण. आइए अब इसको वन बाय वन स्टेप में देखते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज प्राइमरी रिफाइनेंस स्कीम. यस, इट इज राइट. The credit guarantee fund for the micro units provides credit guarantee for mudra loans. Yes, इसको याद रखना, ये important term है. It is right. मुद्रा loan categories are शिशु 50,000, किशोर 50 to 5 lakh, तरुण 5 lakh to 10 lakh. ये categories याद रखना, ये इनको चेंज करके भी पूछा जा सकता है. फोर्थ स्टेटमेंट, तरुण कैटेगरी लोन लिमिट इंक्रीज अवेलेबल टू ऑल न्यू बोरोवर्स. नहीं, ये हमने देखा ना कि ये सब न्यू बोरोवर्स को नहीं है. जैसे आप 4 को एलिमिनेट करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं. ए 1, 2, 3. अनदर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. ये इंपॉर्टेंट योजना है काफी इस साल के लिए. ये हरियाणा में अभी एचडीओ एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसको पूछा जा चुका है. आइए इसको समझते हैं.
इस स्कीम का जो मेन पर्पस है ना, ये प्रोवाइड करती है टारगेट ऑफ 100 लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फॉर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, ये 100 डिस्ट्रिक्ट को अपलिफ्ट करेगी एंड इंटीग्रेट करती 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो कि ऑलरेडी हैं अक्रॉस द 11 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। ठीक, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दिस स्कीम्स एम टू इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंड पोस्ट हार्वेस्ट, ये भी इसका एक पार्ट ही है। इट मेनली फोकसेस ऑन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। नहीं, यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए नहीं है, बिकॉज द स्कीम मेन फोकस इज नॉट डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स। ये बट इसका फोकस है मेनली इंटीग्रेट स्कीम्स लाइक पीएम किसान इन्वॉल्व कैश ट्रांसफर्स एंड इटसेल्फ फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट एंड सप्लाई चेन एंड प्रोडक्टिविटी एंड नॉट डायरेक्टली कैश ट्रांसफर। तो जैसे आप फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब बजट स्पीच में भी था और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था कि 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्या कौन कौन से, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। ठीक, इन चारों को याद रखिएगा। अनदर क्वेश्चन, आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट, और वो कहती है कि लैंडस्केप द हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग को जो एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पाया जाता है कि हाईएस्ट जो शेयर है ना हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग का, वो है डिपॉजिट है। ठीक, काफी साल से चला आ रहा है, डिपॉजिट्स में ही सबसे ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है वो ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू पेटीएम फॉर पेमेंट सर्विस लिमिटेड टू ऑपरेट्स एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक, आरबीआई का मेनली ये काम है, करेक्ट है। अनदर क्वेश्चन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक, ये काफ़ी न्यूज़ में है, नॉन फंजिबल टोकन्स और क्रिप्टो करेंसीज, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहते ही हैं और यूपीएससी भी तो क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए एक बार देख लेते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है ना, वो मेनली एसेट्स है यूज्ड, जिसको क्रिएट करा जाता है यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी। ठीक, ये याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफी से इनको बनाया जाता है, जिनकी खुद की एक इनहेरेंट और स्टोर वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपी कॉइन की भी एक वैल्यू है इनहेरेंट। ठीक, उसी तरह भी वर्चुअली डिजिटल एसेट्स है, क्रिएट करा जा रहा है जिनकी खुद की वैल्यूज है। इसमें आप क्रिप्टो करेंसीज हो गई और नॉन फंजिबल टोकन्स हो गया। नॉन फंजिबल टोकन्स की मैंने डेफिनेशन यहाँ गिवन ही है, बिकॉज दे आर क्रिप्टोग्राफिक एसेट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन, याद रखना। रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ अ डिजिटल और फिजिकल आइटम, ये मेनली क्लेम करने के लिए ओनरशिप होता है, अभी हमने देखा ना। तो इसका जो दोनों आंसर है, क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स है, ये दोनों नहीं है, गिफ्ट कार्ड और वाउचर वगैरह। ए इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की ये रिपोर्ट आई, और ये जो इंडेक्स होता है 193 कंट्रीज के अंदर होता है। पहली बार ना यहाँ पे इंडिया बिलो 100 स्कोर किया, जो कि 99th रैंक है। अच्छा नहीं है, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है कि पहली बार हम 2 डिजिट में आए और बिलो 100 हमने स्कोर किया, इसलिए 99th, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब ऑरेंज इकोनॉमी, आपने कई तरह की इकोनॉमी बढ़ी होगी, ग्रीन इकोनॉमी एक्सेट्रा, बट ऑरेंज इकोनॉमी का मेन एक क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जैसे यूट्यूबर्स हो गए या कुछ भी कुछ क्रिएट करके, यानी आर्ट एंड कल्चर को एक्सपोज करके, फिल्म्स हैंडीक्राफ्ट एक्सपोज करके जो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, वो एक्चुअली वो सब आपका आता है ऑरेंज इकोनॉमी में। इट रेफर्स टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, आर्ट, कल्चर एंड डिजाइन। ठीक, और ये अच्छी बात है कि आर्ट, कल्चर और डिजाइन को भी हमारे यहाँ इकोनॉमी में जोड़ा जा रहा है। सिर्फ लिमिटेड जॉब्स नहीं है जो कॉर्पोरेट में है या प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनमें इंक्लूड करे। एक नई तरीके की इकोनॉमी बिल्ड हो रही है, जो कि हमारे जैसे हमारा यूथ रिलेटेड नेशन है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारा, तो इसके लिए अच्छा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको आप कई जगह ना अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं जब मेंस होगा आपका।